माइग्रेन असल में क्या है? माइग्रेन इज द वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ हेडेक। 4 साल के बच्चों को भी होता है, 6 साल के बच्चों को भी होता है। दिमाग के किसी पार्ट को हार्म कर सकता है। समटाइम्स ब्रेन ट्यूमर आल्सो। अगर किसी को बहुत टाइम से माइग्रेन हो रहा है, हार्म हो सकता है कि इसमें क्या होता है कि हेडेक के कारण आपको टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है। नींद कम होने से प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं। तो फीमेल्स में क्या होता है कि इंसोम्निया बहुत ही कॉमन होता है बिकॉज शी इज डिप्रेस्ड समहाउ। उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है और डेली जब वो उठती है तो वो माइग्रेन के साथ उठती है। वी नो प्राइम मिनिस्टर ओनली टेक्स 4 आवर्स ऑफ स्लीप बट ही इज वेरी एनर्जेटिक। माइग्रेन अटैक क्या है? माइग्रेन के कारण बहुत बच्चे बेहोश हो जाते हैं, कांट टॉलरेट द सीवियरिटी ऑफ द पेन, तो उसको माइग्रेन अटैक बोलते हैं। डिफिकल्टीज, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। Hello viewers, welcome to the Health and Happiness podcast presented by सस्ता सुंदर। हम एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हमारे कस्टमर्स को हेल्थ केयर की सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सके। इसी वजह से आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे हर घर में, हम सबके घर में, छोटों से बड़ों तक सबकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि है पेन मैनेजमेंट। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कोलकाता के वन ऑफ द टॉप क्लिनिक्स डॉक्टर सुधीर पेन रिलीफ क्लिनिक से डॉक्टर सुधीर कुमार हिमसेल्फ। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो डॉक्टर, आज हम चर्चा करेंगे माइग्रेन को लेकर। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि माइग्रेन असल में क्या है और ये एक रेगुलर सरदर्द से कैसे अलग है? माइग्रेन जो है एक वन टाइप ऑफ हेडेक है। हेडेक के ऑलमोस्ट 100 कॉजेज होते हैं, उसमें से माइग्रेन सबसे प्रोमिनेंट होता है। माइग्रेन में एक तरह का एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है कि यदि जो भी हम टेस्ट करते हैं, यदि वो सारी टेस्ट नेगेटिव्स आती है, जैसे सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, ईईजी हुआ, यदि वो नेगेटिव आती है और तो भी पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे हेडेक होता है, देन वी कॉल इट माइग्रेन। तो माइग्रेन एक तरह का हेडेक है। हेडेक अलग है, जो एक कॉमन ब्लैंकेट स्टेटमेंट है, उसका एक वेरिएंट है जो माइग्रेन होता है। तो आप कह रहे हैं कि हेडेक वो बिगर अम्ब्रेला है और उसमें माइग्रेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ हेडेक। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि हमें बताइए कि माइग्रेन की प्राइमरी रीजन क्या हो सकती है? हेडेक्स तो जैसे बहुत तरीके के होते हैं, माइग्रेन का प्राइमरी रीजन क्या रहेगा? माइग्रेन यूजुअली ये डिटरमाइंड होता है आपके जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से। कभी कभी 10% ऑफ द माइग्रेन फेमिलियल होते हैं, यदि आपके मदर को है या मदर के साइड से मामा जी को है तो माइग्रेन होता है। अदरवाइज 90% केसेस में डी नोवो होते हैं, कि मतलब आपके कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है फिर भी होती है। जी। माइग्रेन इसलिए होता है कि आपके जो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी होते हैं, यहाँ पे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करता है, ब्रेन के बाहरी हिस्से को, वो यदि सेंसिटिव होती है तो आपका माइग्रेन स्टार्ट होता है। तो आपके ये ब्लड वेसल्स ससेप्टेबल टू द लाइट, साउंड एंड एबनॉर्मल एटमॉस्फेयर, तो ये सारी चीज़ों से वो ट्रिगर करता है। तो ये एक आप कह सकते हैं कि आपके जो सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी होती है, ब्रेन की जो वेसल्स होती है, वो एक्सेसिव सेंसिटिव होती है बाहर की स्टिमुलाई से। अच्छा, तो डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या-क्या स्टेजेस होती होंगी माइग्रेन की? ठीक है, माइग्रेन दो तरह का ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। एक होता है कॉमन माइग्रेन और एक होता है क्लासिकल माइग्रेन। तो कॉमन माइग्रेन जो होता है उसमें कुछ भी तरह का आपको हेडेक हो सकता है। अदरवाइज जो क्लासिकल माइग्रेन हम लोग देखते हैं उसमें माइग्रेन एक वन साइडेड होता है, यूनिलेटरल होता है। हमेशा स्टार्ट होता है फोटोफोबिया से, आंखों के सामने कुछ आपको एबनॉर्मल सा लाइट दिखाई देगा, कुछ साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा उसमें, और कभी नौजिया होता है, चक्कर भी आ सकता है। तो ये होता है क्लासिकल वेरिएंट, जिसको ऑरा बोलते हैं हम लोग, विद ऑरा। लेकिन एक जो कॉमन माइग्रेन हम लोग फेस करते हैं कि पूरे सर में दर्द है, पेनसेफेलिक हेडेक हम लोग कहते हैं, तो वो तो कॉमन माइग्रेन जो होता है वो ज़्यादा कॉमन होता है। क्लासिकल माइग्रेन ऑलमोस्ट 20 to 30% केसेज में होता है। इनिशियली स्टार्ट होता है क्लासिकल माइग्रेन से, बाद में वो कॉमन हो जाता है। जी, तो सर, आपने अभी जो बताया ये सारे माइग्रेन के सिम्टम्स कहलाते हैं। इसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो कॉमन है या नहीं। आजकल माइग्रेन काफ़ी लोगों में ट्रिगर हो रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों में माइग्रेन ट्रिगर किस वजह से होता है? आपको क्या लगता है? माइग्रेन ट्रिगर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है माइग्रेन के पेशेंट्स में। हर पेशेंट्स जो माइग्रेन के होते हैं उनका जो ट्रिगर फैक्टर होता है, ट्रिगर फैक्टर का मतलब होता है कि
किस चीज़ से उनको प्रेसिपिटेट होता है। जी। तो यूजुअली क्या होता है कि ये लाइट से होता है। यदि आप धूप में निकल जाओ तो ट्रिगर हो जाता है, या किसी को साउंड से होता है जिसको बोलते हैं फोनोफोबिया, बहुत तेज अच्छा। लाउड स्पीकर की आवाज़ हो वहाँ जाते हो जाता है। किसी को स्मेल से होता है। जी। यदि आपकी स्लीप ठीक नहीं होती है रात में तो उससे हो जाता है, या बहुत ज़्यादा कुछ एबनॉर्मल साइकोलॉजिकल कुछ इवेंट हुआ आपके इसमें लाइफ में तो वो ट्रिगर करता है। तो ये सब चीज़ें प्रेसिपिटेट करती है जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेन ट्रिगर। अच्छा। तो बहुत लोगों को माइग्रेन होने से पहले हमने ये सुना है कि एक ऑरा सा महसूस होता है। तो अगर ऐसा किसी को रेगुलर लाइफ में महसूस हो तो आपके हिसाब से उसको क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए, ये क्या करना चाहिए ताकि इमीडिएट कुछ रिलीफ मिल सके? यस भाई, आपने जो ऑरा बताया, जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया कि देयर आर टू काइंड ऑफ माइग्रेन, जी। वन इज क्लासिकल माइग्रेन एंड वन इज कॉमन माइग्रेन। जी हाँ। तो क्लासिकल माइग्रेन में आपको ऑरा दिखाई देता है। ऑरा ये होता है कि एक्चुअल हेडेक से पहले वाले सिम्टम है, अच्छा। प्री हेडेक सिम्टम्स है ये। इससे आपको पता चल जाता है कि अभी हमको विद इन 30 मिनट्स में या 20 मिनट्स में अभी हमको प्रॉपर हेडेक होने वाला है। जी हाँ। यदि वो आपको ऑरा समझ में आ रहा है आंखों के सामने, उसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन स्पेक्ट्रा, यदि वो सब आपको ये फील हो रहा है, या आपको एबनॉर्मल सा साउंड नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, या कुछ चक्कर्स आ रहे हैं, या आप डायग्नोज कर पा रहे हो कि अभी हमको होने वाला है, तो आपको उस समय हम लोग के पास जैसे मेडिसिन होती है, सुमाट्रिप्टान का टैबलेट्स होता है, या लिंगुअल या पैच होता है, वो हम लोग ले सकते हैं। या सिंपली हम लोग ये पेन किलर्स भी कुछ ले सकते हैं, पैरास्टामोल ले सकते हैं, या नेप्रोक्सिन सोडियम ले सकते हैं। तो उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्दर जो बड़े हेडेक आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये क्लासिकल माइग्रेन बहुत जल्दी कॉमन माइग्रेन में चेंज हो जाता है, और आपको ऑरा समझ में नहीं आता है फिर, अच्छा। तो यू कैन नॉट प्रेडिक्ट देन। तो अगर किसी को समझ में आ रहा हो कि मुझे लाइट से या साउंड से तकलीफ हो रही है, उसके लिए हम जो भी आपने अभी मेंशन किया वैसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर क्लासिकल है वो तो हमें पता नहीं चलेगा अनलेस हम डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट कराए तो जैसा कि आप पहले सवाल का आपने आंसर दिया कि माइग्रेन हेडेक इज द बिगर अम्ब्रेला, माइग्रेन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो माइग्रेन जैसे और भी सारे जो हेडेक्स या हेडेक जैसा कुछ होता है, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मेरा माइग्रेन है या नहीं है, कोई और दूसरे तरह का हेडेक है? तो जैसा मैंने आपको बताया, यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी हैव गॉट ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। जी हाँ। ये सारे पिक्चर्स में आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडेक्स हैं यहाँ पे। जी। तो ये वाला जो पिक्चर है, इफ यू कैन सी यहाँ पे, तो ये वाला है, दिस इज कॉल्ड क्लासिकल माइग्रेन, बिल्कुल हाफ पार्ट में हो रहा है ये, जी हाँ। ठीक है। जी। ये वाला जो है, ये आप देखेंगे पूरे फोरहेड में है ये, पूरे में है। जी इसको हाँ। बोलते हैं क्रॉनिक टेंशन टाइप ऑफ हेडेक। अच्छा। ये बहुत ही कॉमन सा हेडेक होता है, यूजुअली स्टार्ट होता है माइग्रेन से, और इसमें यदि डिप्रेशन ऐड हो जाता है जी। तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक। जी। कॉमन माइग्रेन जो होता है वो एपिसोडिक होता है, अच्छा। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लास्ट किया। ये कॉमन टेंशन टाइप हेडेक जो होता है ये पूरे 24 घंटे हो सकता है, 2 दिन 3 दिन तक हो सकता है। जी। और हम कहते हैं कि इंडियन फीमेल्स में कॉमन दिस क्रॉनिक टेंशन टाइप ऑफ हेडेक इज वेरी कॉमन। अच्छा, जो कि जो आजकल बहुत आजकल होता है फीमेल्स में हो रहा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि डिप्रेशन ऐड हो जाता है, अच्छा। लॉस ऑफ स्लीप ऐड हो जाता है, जी। और बहुत सारे कोमॉर्बिडिटीज ऐड हो जाते हैं जिसको बोलते हैं। तो इसमें बैंड लाइक सेंसेशन होता है, पूरा फोरहेड इन्वॉल्व हो जाता है। थर्ड टाइप का आपसे हेडेक आप देखेंगे यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड ऑफ्थेल्मोप्लेजिक हेडेक। इसमें क्या होता है कि आंखों से, या क्लस्टर हेडेक कहते हैं उसको, आंखों से बहुत ये पानी निकलता है। एक तरफ की आंखों से पानी निकलता है, उसको बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। अच्छा। हम क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं इस सब हेडेक्स को? इस सब में आपको जो ब्रेन है वो नॉर्मल रहता है, अच्छा। सारे में एमआरआई इज नॉर्मल, लेकिन हम क्यों इतने सारे डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि उससे हमारा जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मॉडलिटी अलग हो जाती है। जी। यहाँ पे हमें स्टेरॉयड देनी होती है क्लस्टर हेडेक में, यहाँ पे हमें एंटी डिप्रेशन देनी होती है, अच्छा। यहाँ पे हमें एंटी माइग्रेन थेरेपी देनी होती है। ये वाला जो देखिए, जो फोर्थ में दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नाक के सामने भी ये रेडिश है, ये डिनोट करता है साइनस को। अच्छा। यहाँ भी साइनस होती है, फ्रंटल साइनस होती है, यहाँ पे होती है एथमोइडल साइनस होती है। तो दिस इज कॉल्ड साइनोसाइटिस इंड्यूस्ड हेडेक। ओके। ये बहुत कॉमन, आप लोग देखेंगे सर्दी होती है तो नाक ब्लॉक हो जाता है और पूरा जी हेडेक हो बिल्कुल। जाता है। जी। और ये जो है, ये ये कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है। इसमें देखिए आपको पूरा नेक पे भी है ये, तो ये इसको बोलते हैं रेफर्ड हेडेक। अच्छा। हेडेक यहाँ से शुरू हुआ लेकिन पूरे नेक में नेक रेफर तक हो चला रहा है, गया। तो ठीक। रेफर टाइप ऑफ हेडेक होता है। तो उसमें आपका जो ट्रीटमेंट है, आपको नेक का भी मसल रिलैक्सेशन देना पड़ता है।
ये सारी इस तरह की चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की होते हैं, बट ब्रॉडली दीज आर द 5 हेडेक्स ओके, जो हम कॉमनली देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। सर, मेरा एक सवाल आपने अभी जो एक्सप्लेन किया इसके रिलेटेड ही ये रहेगा, यहाँ पे कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि आंखों के नीचे भी एक रेडनेस है, तो क्या वो सब डायग्राम्स में या वो सब हेडेक्स में आई पेन भी इंक्लूडेड यस, रहता है माइग्रेन के क्योंकि साथ? क्या होता है कि जो आई जो है हम्म, वो ब्रेन का एक एक्सटेंशन होता है। जी हाँ, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आँख से आप ब्रेन को देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जो भी हमारे ब्रेन में सिम्पटम्स होते हैं, माइग्रेन स्टार्ट्स इन द ब्रेन, ओरिजिनेट्स इन द ब्रेन और वहीं से स्प्रेड होता है। तो जी आप जो भी रिफ्लेक्शंस अभी जो मैंने बताया कि लेक्रामेशंस होते हैं, आँखों से आँसू निकलने लगते हैं, जी तो वो सारे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं जो आँखों से आप देख रहे हो। जी। इसलिए यूजुअली सारे इसमें, और ये कॉमन ये होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो हेडेक के लिए, तो लोग बोलते हैं जाके आप आँख चेक करवा लो, जी जी या हाँ, यूजुअली हेडेक में पहले आप आँखों के डॉक्टर के पास जाते हो, बिल्कुल। और फिर वहाँ से हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया जाता है। जी हाँ, तो देयर इज अ वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द आई एंड द ब्रेन। राइट। तो सर, अभी आपने जितना कुछ एक्सप्लेन किया इसमें से अगर किसी को कॉमन माइग्रेन है तो उसके जनरल सिम्टम्स क्या होंगे? लाइट सेंसिटिविटी, साउंड सेंसिटिविटी, आंखों से पानी आना, या फिर नोज के अराउंड पेन होना, हेडेक, पेन होना, और क्या क्या सिम्टम्स यूजुअली हो सकते क्या होता है, कभी कभी चक्कर आते हैं, वर्टिगो जिसको कहते हैं, अच्छा, वो हो सकता है। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि जो रिफर्ड पेन होता है कि आपका जो टीथ में पेन हो सकता है, हम्म, कान के नीचे पेरियोक्यूलर पेन हो सकता है, तो काफ़ी जी, सारे रिफर्ड पेन हो सकते हैं। अच्छा, तो मेनली क्या होता है, हेडेक हुआ, नोजिया हुआ, फोटोफोबिया हुआ, जी, एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू द लाइट हुआ, जी, फोनोफोबिया है, एबनॉर्मल साउंड होते हैं। जी हाँ, और कभी कभी आपको एबनॉर्मल स्मेल आता है। अच्छा, माइग्रेन में ये कभी कभी आपको स्मेल कुछ नहीं है, बट आपको यू गेट द हेलुसिनेशन ऑफ द स्मेल, बिकॉज यू हैव माइग्रेन। माइग्रेन। तो वो जी क्या होता है कि बिकॉज इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, जिस जगह से माइग्रेन ओरिजिनेट होता है, जी हाँ, आ, ये हाइपोथैलेमस से, वहीं पे ये सारे सेंटर्स होते हैं, अच्छा, तो स्प्रेड स्मेल कर जाता है। कुछ होता नहीं है लेकिन आपको ऐसा फीलिंग होता है कि एक स्मेल आ रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में माइग्रेन के क्या-क्या डिफिकल्टीज, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और हम पहले से क्या कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसा कि मैंने पहले भी पूछा, रोजमर्रा की जिंदगी में, ताकि हमारा एक सीमलेस जिंदगी चलता रहे और माइग्रेन एक बैरियर ना बन जाए रेगुलर लाइफ लीड करने में, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, माइग्रेन जो है ये इस तरह की, ये इससे मोर्टिलिटी कुछ नहीं होती है कि यदि आपको जी, माइग्रेन है 20 सालों से भी है, तो आपके लाइफ स्पैन पे कुछ असर नहीं करता है। अच्छा, बट इसका मॉर्बिडिटी कंडीशन जो है कि लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है। जी बिल्कुल, मेरे एक टीचर थे, उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम था, जिन्होंने मेरे को माइग्रेन सिखाया है। ही वाज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन हिमसेल्फ। ओके, अब ओके, जिस दिन उनको हेडेक होता था, उस दिन हम लोग पूरे दिन हम लोग डरे हुए रहते थे कि आज सर बहुत चिल्लाने वाले हैं। जी, तो ये आपकी ज़िंदगी को बहुत इफेक्ट कर देता है। एल्दो इट्स अ वेरी बिनाइन कंडीशन, आपका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, आपके लॉन्जेविटी पे कुछ भी ये असर नहीं डाल रहा है। हुँ, तो अब इसको क्या है कि माइग्रेन यू कैन नॉट दिस क्योर, बट यू कैन प्रोलॉन्ग द एपिसोड्स। अच्छा, क्योंकि ये होता क्यों, जो फर्स्ट मैंने बताया आपको कि देयर इज एबनॉर्मल सेंसिटिविटी ऑफ द सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरीज। जी, ये आपको क्यों सेंसिटिव हुआ है? क्योंकि आपका बर्थ ऐसा है, हुँ, आपके हुँ, जेनेटिक ऐसे हैं, डीएनए ऐसे हैं। तो अपने डीएनए तो बदलना नहीं है। जी हाँ, तो उसमें क्या करना होता है कि आप इसको जो सेंसिटिविटी होता है उसको चेंज करो। तो इसमें ओके, सबसे बड़ा चीज़ होता है कि यू हैव टू अवॉइड योर ट्रिगर फैक्टर, जी, और जी बिल्कुल, यू हैव टू डिसेंसिटाइज इट। हुँ, हुँ, तो जो चीज़ आपको ट्रिगर ट्रिगर करता कर है, रही है, या तो उसको अवॉइड करो जी, या बार बार करो, जिससे कि वो डिसेंसिटाइज हो जाए। अच्छा, यदि हुँ, आपको हुँ, तेज धूप में जाने से होता है, हुँ, हुँ, तो हुँ, या तो आप तेज धूप को अवॉइड कर दो, या आप बार बार जाओ। पहली बार होगा तो चक्कर आएगा, जी, वॉमिटिंग होगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर मैं गया जी, नेक्स्ट डे, जी, उससे कम एपिसोड होगा, फिर थर्ड डे में गया। तो जी, या तो आप उसको अवॉइड करो या आपको डिसेंसिटाइज करो। जी। तो आप बोल रहे हैं बार-बार सेम चीज़ एक्सपीरियंस करने से धीरे-धीरे माइग्रेन को खत्म हो हेल्प सकता है, होता है, खत्म हो खत्म सकता होता है। है। ये तो एक हुआ कि आप नॉर्मल प्रिकॉशंस लेते हो। जी हाँ, इसके अलावा योगा बहुत हेल्प करता है। हुँ, हुँ, अभी जितने आप भ्रामरी, आप जानते हो, योगा में एक होता है जी, भ्रामरी, जिसमें हम ईयर को ब्लॉक करके और बहुत तेज आवाज में जी, करते हैं। जी हाँ, इससे फायदा क्या होता है कि ये जो आपके सुपीरियर टेम्पोरल आर्टरी जो स्पाज्म में चली गई है, सिकुड़ गया है, ये खुल जाता है। वाइब्रेशन होता है, जब आप जोर से करेंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि वाइब्रेट होके वो खुल जाता है। जी हाँ, तो हुँ, हुँ, ये होता है, योगा हेल्प्स, मेडिटेशन, योगा और मेडिटेशन हेल्प्स। उसके बिल्कुल, अलावा जो हमारे जो एंशिएंट ट्रेडिशनल
थेरेपीज हैं जो शिरोधारा कहते हैं, जी हाँ। जिसमें कि ऑयल ट्रिकल करता है यहाँ पे, और गर्म तेल जो है मेडिकेटेड ऑयल होता है आपको फ्लो करता है। तो ये गर्म चीज़ें क्या करती है कि डू द वेसोडाइलेटेशन, ये खून की नली को खोल देता है। अच्छा। आपने तो यही करना है। जी। तो वो क्या करता है, यदि आप 45 मिनट्स तक ऑयल को फ्लो करवाते हो यहाँ पे, अलॉन्ग विद द अभ्यंगम कहते हैं, जो कि अंगूठे से प्रेस करते हो, अच्छा। ये दोनों मैकेनिज्म करते हो तो आपको आपकी ये नलियाँ खुल जाती है। और एक बार ये खुल जाती है तो ये क्या करता है कि आपके कैस्केड को ब्रेक कर देता है। अच्छा, मतलब माइग्रेन माइग्रेन के साइकिल को ब्रेक साइकिल को ब्रेक, माइग्रेन क्या होता है, इट्स ऑलवेज ये कैस्केडिक होता है। अच्छा। कि अच्छा। आज हुआ, फिर आपको चौथे पांचवें दिन में होगा, फिर जी। छठे सातवें दिन में होगा, ऐसे होता जी है। हाँ। तो यदि आप उसके पहले या तो मेडिसिन से साइकिल को ब्रेक कर दो जी। या थेरेपी से साइकिल को ब्रेक कर दो, जी। तो यदि चौथे दिन आना आना है आपको हेडेक, आपने शिरोधारा किया पहले दिन में, तीसरे दिन में, फिर उसका असर 3 दिन तक रहेगा, तो वो पहला साइकिल ब्रेक हो गया, फर्स्ट जो आने वाला था। जी। फिर आपने चौथे दिन पांचवें दिन शिरोधारा कर दिया, फिर वो ब्रेक हो गया। यदि आप लगातार करते जाते हो तो उस सारे एपिसोड्स को आप ब्लॉक कर देते हो, तो उसकी अपनी अच्छा। विशियस साइकिल टूट गई। जी। या तो आप उससे करो, या नहीं तो आपके पास मेडिसिन है, जी। प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन है, उससे करो। तो मेडिसिन की ये खराबी क्या होती है कि इट कॉजेज वेट गेन, अदर कॉजेज आर देयर, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। दीज आर द फ्यू मेथड्स थ्रू विच यू कैन अवॉइड them. थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस विद द मेथड्स डॉक्टर। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या माइग्रेन दिमाग के किसी पार्ट को या फिर शरीर के किसी दूसरे पार्ट को हार्म कर सकता है कि नहीं ओवर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम? अगर किसी को बहुत टाइम से माइग्रेन हो रहा है, साइकिल ब्रेक नहीं हुआ है, तो शरीर का कोई और पार्ट हार्म हो सकता है कि नहीं? यस, एज सच माइग्रेन जो है आपके ब्रेन को इफेक्ट नहीं करता है। जी। पहले ही मैंने बताया कि इट्स ए बिनाइन कंडीशन, और ये प्रोलॉन्ग भी चलता है तो आपके माइग्रेन को, लेकिन बट देर आर फ्यू केसेस कि बहुत लंबे समय तक माइग्रेन होने से आपका सीजर प्रेसिपिटेट होता है, एपिलेप्सी का डर होता है। अच्छा। कभी कभी ये होता है, बट इट्स वेरी रेयर, लेस देन 1% ऑफ केसेस। बट देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ हेडेक जो दैट इज कॉल्ड हेमिप्लेजिक हेडेक। जी। इसमें क्या होता है कि हेडेक के कारण आपको टेम्पररी पैरालिसिस हो जाता है। अच्छा। तो ये हम लोग देखते हैं, बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट वी सी दिस केसेस, लेकिन बहुत रेयर होता है, 1 to 2% ऑफ केसेस में होता है कि हेडेक हुआ एक तरफ का, और अपोजिट साइड का जो होता है, क्योंकि क्या होता है कि आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है। सीवियर हेडेक होता है वो क्या करता है, उतने समय के लिए आपका ब्लड फ्लो को कट ऑफ कर देता है उस हिस्से जी का। हाँ। तो ये अपोजिट साइड है, क्योंकि ब्रेन का जो बॉडी का जो मूवमेंट होता है, इट इज डिटरमाइंड बाय द अपोजिट साइड ऑफ द ब्रेन। यदि आपको इस तरह का माइग्रेन शुरू हो रहा है तो आपके राइट हिस्से में उस समय के लिए ब्लड फ्लो रुक जाता है, और टेम्पररी आपको पैरालिसिस हो जाती है, अच्छा। विच इज रिवर्सिबल। वो अच्छा। प्रोलॉन्ग नहीं होता है, रिवर्सिबल होता है। अच्छा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हमने साइलेंट माइग्रेन के बारे में भी सुना है, और नॉर्मल माइग्रेन का तो आपने हमें अभी एक्सप्लेन किया। तो ये साइलेंट माइग्रेन क्या है, और ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल माइग्रेन? नॉर्मल माइग्रेन से अलग कैसे है? देखो, साइलेंट माइग्रेन में जो भी आप सिम्टम्स देख रहे हो, जो मैंने बताया कि नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, फोटोफोबिया होता है, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम्स आपको दिखती नहीं है। अच्छा। ब्रेन के अंदर ये सिस्टम चलते रहता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो कुछ अलग तरह के सिम्टम्स आपको दिखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड एब्डोमिनल माइग्रेन। अच्छा। मतलब माइग्रेन हो रहा है लेकिन आपको पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा। हेडेक नहीं हो रहा है, पेट में हेडेक का जो सिम्टम्स है, ये मैनिफेस्टेशन कम हो रहा है, जी। बट बॉडी के दूसरे जगह पे मैनिफेस्टेशन ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ। तो यही बोलते हैं साइलेंट माइग्रेन में आपको हेडेक रिलेटेड, हेड रिलेटेड सिम्टम्स कम होंगे, और दूसरे दूसरे पार्ट्स में पार्ट्स में सिम्टम्स होंगे। ओके। सर, हमने ये भी सुना है कि नींद कम होने से माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, और आजकल आपको पता ही है हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते हैं, तो हमें से बहुत लोगों का, स्पेशली जो लोग वर्कफोर्स में हैं, बहुत लोगों का नींद पूरा नहीं होता है। 6 से 7 घंटे का नींद पूरा कभी कभी नहीं होता है, इसकी वजह से माइग्रेन शायद ट्रिगर होता है। तो आपको इस बारे में क्या कहना है कि एक्चुअली हाउ इज स्लीप, हाउ मच इम्पोर्टेंट इन क्योरिंग माइग्रेन? यस, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, स्लीप जो है वो इट्स अ ट्रीटमेंट ऑफ द माइग्रेन। राइट। आप यही समझो कि क्या होता है कि यदि आपको स्लीप प्रॉपरली होती है, जी। या यदि आपको माइग्रेन हो रहा है, और या तो खुद स्लीप आ जाए या आप मेडिसिन लेके सो जाओ, तो आपको माइग्रेन ठीक हो जाता है। जैसे आप उठोगे यू विल बी फ्रेश। तो अच्छा। स्लीप इज द ट्रीटमेंट ऑफ द ये। और यदि आपकी स्लीप नहीं होती है तो इट्स अ वेरी कॉमन कॉज ऑफ गेटिंग द माइग्रेन ट्रिगर। जी हाँ। तो जी। स्लीप आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ। और हम लोग एज ए प्रैक्टिस में भी करते हैं कि जब भी पेशेंट्स का स्लीप अच्छा नहीं होता है, एंड पेशेंट इज प्राइमरीली इन द क्रॉनिक टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, जी। जी।
तो फीमेल्स में क्या होता है कि इंसोम्निया बहुत ही कॉमन होता है जी बिकॉज हाँ। शी इज डिप्रेस समहाउ। तो उनकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती है और डेली जब वो उठती हैं तो वो माइग्रेन के साथ उठती है। जी तो स्लीप बहुत ज़रूरी होता है। जी। और बट इट्स वेरी स्पेसिफिक किसको कितना स्लीप चाहिए। हम्म। someone takes only 4 hours of sleep. We know our जी prime minister only takes 4 hours of sleep, but he's very energetic. जी कोई किसी को 6 hours की स्लीप चाहिए, किसी को 8 hours की चाहिए। तो जिससे आप कंफर्टेबल हो, जितने आवर्स से उतने होने ही चाहिए। अच्छा अदरवाइज इफ यू आर प्रोन फॉर द माइग्रेन जी हाँ। इट विल ट्रिगर। राइट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि अगर कोई सोचे मुझे माइग्रेन है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, तो डॉक्टर मेरे कौन कौन से टेस्ट करवाएंगे जिनसे उनको पता चलेगा कि ये कॉमन माइग्रेन है, क्रॉनिक है या रेफरल है, जो भी है, कैसे पता चलेगा? देखिए जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो एज सच रूटीनली हमें लगता भी है कि ये बिनाइन कंडीशन है, कुछ नहीं हो सकता है, तो भी हम जस्ट टू मेक श्योर एंड टू बी ऑन द सेफर साइड, जी हाँ। क्योंकि पेशेंट बहुत डरे रहते हैं। वो आते हैं 2 साल 3 साल उनको हेडेक रहता है कि डॉक्टर कुछ इनोक्यूस तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं है अंदर में। और हमें भी बिना कुछ टेस्ट किए हुए समझ में नहीं आता है, इवन वी डोंट वांट टू टेक द चांस। श्योर नहीं हो सकते तो बिना इसलिए हम टेस्ट। लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक टेस्ट हमारी होती है सीटी स्कैन। अच्छा बट अच्छा। सीटी स्कैन भी क्या होता है कि इट्स अ क्रूड टेस्ट, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। जी तो अभी हमारे पास एमआरआई हैं, एमआरआई में भी वेरिएंट्स होते हैं। इनिशियली 0.5 टेस्ला था, उसके बाद 1.5 टेस्ला आया, अभी 3 टेस्लास हैं। अच्छा। तो हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्योर हो जाएं, तो वी गो डायरेक्टली फॉर द एमआरआईज इफ द जी पेशेंट इज अफोर्डेबल। जी। पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है तो हम लोग बोलते हैं कि आप सीटी स्कैन करवा लो, इससे ग्रॉसली पता चल जाए कि देयर इज नथिंग इनोक्यूस इनसाइड, खराब कुछ नहीं है अंदर में। ओके। लेकिन वो बहुत सेंसिटिव नहीं होता है। यदि हम लोग डबली श्योर होना चाहते हैं तो वी गो फॉर द एमआरआई विद जी बेटर एमआरआई 1.5 टेस्ला। तो मोस्टली सीटी स्कैन, नहीं तो एमआरआई, डबली श्योर होने के लिए। अ, एक बहुत कॉमन सवाल है लोगों का कि अगर कोई मुझे सोचे माइग्रेन नहीं है, कोई दूसरी बीमारी है जो कि मैं माइग्रेन के साथ कंफ्यूज कर रही हूँ, तो ऐसा क्या हो सकता है सिम्टम्स को देख के कि मुझे लग रहा है माइग्रेन है लेकिन एक्चुअली में माइग्रेन नहीं है, कोई दूसरी बीमारी है? यस, हेडेक जो मैंने बताया कि माइग्रेन इज द वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ हेडेक। बस इसके अलावा आपको और 99 जी कॉजेज हैं जिसमें हेडेक हो सकते हैं, जी। जिसमें मतलब सीरियस केसेस भी हो सकते हैं। समटाइम्स ब्रेन ट्यूमर आल्सो प्रेजेंट विद हेडेक, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मैनिफेस्ट करता है हेडेक से ही। जी हाँ। तो माइग्रेन एक हुआ, उसमें यदि ब्रेन में इन्फेक्शन है तो भी हेडेक ही होगा आपको। मेनिंजाइटिस होती है उसमें भी हेडेक होता है। ब्रेन ट्यूमर होता है उसमें भी हेडेक होता है। ब्रेन में कहीं पे सिस्ट हो जाती है उसमें भी हेडेक होता है। ब्रेन के अंदर यदि टेंशन बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग बिनाइन इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, ओके। तो ये ब्रेन में जो भी सिम्टम्स होते होंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे हेडेक से ही। जी तो तो हमेशा हेडेक को सीरियसली ही लेना चाहिए। यदि आपका एमआरआई नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है और भी टेस्ट नॉर्मल है, देन वी कॉल इट माइग्रेन। अच्छा ओके। तो सोचिए किसी को बचपन से माइग्रेन के सिम्टम्स है, हेडेक के सिम्टम्स हैं, वो माइग्रेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि हम वो इग्नोर करते हैं बहुत देर तक, हम बड़े हो गए हैं फिर भी वो इग्नोर करते आ रहे हैं, फिर बड़े होकर हमें पता चला कि टेस्ट करवाया हमने, डॉक्टर दिखाया तो पता चला कि हमें माइग्रेन है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या लगता है कि पेशेंट को पहले से अपना रिकॉर्ड सारा कुछ रखना चाहिए, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं पहले से ही टेस्ट करवानी चाहिए, या फिर शुरू से शुरुआत करनी चाहिए? हो सकता है हिस्ट्री है एक सिम्टम्स का, लेकिन मैंने इग्नोर किया हुआ है, आज आकर मुझे लग रहा है कि ये सीरियस है तो मैं आज डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन मेरे कोई पहले के रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं मैंने। इस देखिए क्या होता है कि हेडेक में ये कहना कि कब माइग्रेन है, देखिए हेडेक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। जी बिल्कुल, सब में 4 साल के बच्चों को भी होता है, जी 6 साल के बच्चों को भी होता है। अब कब ये, जब तक प्रोलॉन्ग नहीं हो जाता है, जी जब तक ये आपके लाइफस्टाइल को परेशान नहीं करता, आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो। बिल्कुल अब उसकी भी जी। गलती नहीं है कि अब आपको छोटा सा 1 घंटे के लिए हेडेक हुआ, धूप में गए, थक के आ गए, स्कूल से थक के आ गए, बच्चे आ गए, वो नॉर्मल है। आके मम्मी बोलती है ठीक है, जी जी। जैसे कुछ बाम लगा देती है, ठीक हो जाता है। आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हो, लेकिन अब वही प्रोलॉन्ग होता जा रहा है। एवरी वीक में 2 या 3 बार हो रहा है, महीने में 5 बार 6 बार हो रहा है। जी जी तो आपका फ्रीक्वेंसी, हेडेक फ्रीक्वेंसी मोर देन 6 टाइम्स पर मंथ होता है, जी। तब यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। और उसी के बेसिस पे हम डायग्नोज करते हैं कि आपका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं है। ओके तो ओके। आप यदि मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा हो ड्यूरेशन,
और मोर देन 6 टाइम्स पर मंथ हो। मतलब मोर देन 6 टाइम्स इन अ मंथ से ज्यादा हो। हाँ, अच्छा। मोर देन 6 मंथ यदि ऐसा प्रोलॉन्ग हो रहा है, अच्छा। देन यू शुड कम टू ए डॉक्टर जी एंड बिल्कुल। विल सी व्हाट। जी हाँ। आप कुछ देर पहले कॉमन माइग्रेन के बारे में बात कर रहे थे, जहां आपने ये बोला कि हम मेडिसिन ले सकते हैं अगर कॉमनली माइग्रेन्स हो रहे हैं तो आपके हिसाब से कैसी मेडिसिन हम कंज्यूम कर सकते हैं ताकि उनका कोई प्रोलॉन्ग्ड साइड इफेक्ट्स ना हो? यस, एज सच वी नो कि इट्स ए वेरी प्रोलॉन्ग डिजीज, जी। आपको मेडिसिन तो लेने ही होंगे। जी हाँ। तो इसको हम ब्रॉडली हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है एक्यूट, जब सिम्टम्स होते हैं, जी। और एक होता है क्रॉनिक सिम्टम्स के लिए प्रोफाइलेक्टिक लेते हैं। जी। तो जब आपको सीवियर माइग्रेन हो रहा है, आपको परेशान हो रहे हो, तो उस समय तो मेडिसिन लेने ही होते हैं। जी। तो वी कैन टेक या तो सिंपल पैरासीटामोल ले सकते हैं, या देयर इज ए गोल्ड स्टैंडर्ड कॉल्ड नेप्रोक्सिन सोडियम। अच्छा। तो इट्स वेरी इफेक्टिव, इससे आपको फायदा हो जाता है। तो आपने तो एक्यूट एपिसोड को दबा दिया, अब बार बार आपको तो हो रहा है, महीने में 5 बार 6 बार 7 बार हो रहा है, जी हर बार आप एक्यूट लोगे तो आपको साइड इफेक्ट्स होंगे। बिल्कुल। तो देन वी प्रिस्क्राइब कि यदि आपके जो फ्रीक्वेंसी है मोर देन 5 टाइम्स हो रहा है, देन यू स्टार्ट टेकिंग द प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन, अच्छा। जिसके आपके एपिसोड्स जो है प्रोलॉन्ग हो जाए, जी हाँ। खत्म नहीं होगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। जी। तो इफ इट्स कमिंग एवरी 5th डे 6th डे, तो वो प्रोलॉन्ग होके एवरी 10th डे पे आएगा, एवरी 15 डेज पे आएगा। और यदि आपने लंबा मेडिसिन लिया तो हो सकता है महीने में एक बार आ जाए, जिससे आपका डे टू डे एक्टिविटी जो है लाइफ वो इफेक्टेड नहीं रहे। जी, तो इसी सवाल से रिलेटेड ओवर द काउंटर, जैसा कि आपने पैरासीटामोल बोला, हमें ओवर द काउंटर में ज़्यादा रिलाई करना चाहिए या फिर प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन के लिए तो फिर प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, फिर हम ले सकते हैं वैसे मेडिसिन? यूजुअली हम लोग ओवर द काउंटर पैरासीटामोल खरीद लेते हैं, वो कंज्यूम कर लेते हैं। इज दैट ओके अगर 5 बार से कम महीने में किसी को माइग्रेन हो रहा है? तो लेट्स से वंस और ट्वाइस अ मंथ किसी को हो रहा है, तो इज पैरासीटामोल? यस, देखो एक्यूट स्टेज में पैरासीटामोल हो या नेप्रोक्सिन सोडियम हो, इट वर्क्स। लेकिन आपको देखना है कि कितना फ्रिक्वेंटली आप ले रहे हो। जी। यदि आपको हर तीसरे दिन आपको दवा लेनी पड़ रही है, तो डेफिनेटली ये सही नहीं है, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। तब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसको प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन लेनी चाहिए नहीं चाहिए। वी हैव टू बैलेंस द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दैट थिंग, क्योंकि आप एक बार प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन पे आ जाते हो ना, तो यू हैव टू कंटिन्यू इट फॉर द लॉन्गर टाइम, ओके एंड देन देयर इज चांस ऑफ साइड इफेक्ट्स। राइट। वेट गेन बहुत ही कॉमन होता है, फीमेल्स में माइग्रेन ज़्यादा होता है, और वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है हर एंटी माइग्रेन थेरेपी का। तो बिल्कुल। वी हैव टू बैलेंस दोज थिंग, दोज रिस्क, कि कब हमें Got स्टार्ट it. करना है प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन और कब हमें सिर्फ एक्यूट मेडिसिन पे रहना है, जी ट्रीटमेंट ओके। रहना है। तो सर आपके हिसाब से अबॉर्टिव और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में क्या फर्क होता है? यस, एबॉर्टिव जो मैंने बताया जी हाँ। कि जब आपका एक्यूट स्टेज है, एक्यूट एक्सरवेशन हो रहा है, तो यू हैव टू एबॉर्ट दैट एपिसोड। राइट। उसमें ये सारी चीज़ें होती है, पैरासीटामोल होते हैं, नेप्रोक्सिन जी। सोडियम होते हैं, समटाइम्स हैव टू टेक द स्टेरॉइड आल्सो। जैसे मैंने एक स्टेज बताया था क्लस्टर हेडेक, इसमें आंखों से बहुत पानी निकलता है, काफ़ी तेज हेडेक होती है, आंखों में दर्द होता है, तो उस स्टेज में आपको एबॉर्ट करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड एबॉर्टिव ट्रीटमेंट, एबॉर्टिव थेरेपी। और दूसरे होते हैं प्रोफाइलेक्टिव, जो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम लोग देते हैं, तो वो होता है जो लॉन्ग टर्म लोग देते हैं। जी तो जी। दोनों का रोल है अपना अपना। आजकल सर बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स पर लोग विश्वास रखने लगे हैं। मैग्नीशियम लेते हैं तो सप्लीमेंट माइग्रेन के लिए मैग्नीशियम ले लिया, कुछ और सप्लीमेंट ले लिया, माइग्रेन के लिए ये हार्मफुल होता है या फिर हम नॉर्मली कंज्यूम कर सकते हैं सप्लीमेंट्स? यस, इसका रोल देखा गया है, मैग्नीशियम का रोल है, मैगसल्फ का रोल है, जी। वी डू इट, गिव इट। देखो क्या है कि माइग्रेन ऐसी बीमारी है जिसमें बहुत तरह की लोग चीज़ ट्राई करते हैं। जब किसी चीज़ का परफेक्ट इलाज नहीं होता है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आते हैं। जी हाँ। जी हाँ। तो उसमें हम लोग हमेशा रिसर्च चलती रहता है कि क्या हम लोग नए नए कुछ कर सकते हैं। तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट भी एक आया था ये, और कभी कभी किसी किसी स्टेज में, किसी किसी केसेस में इट वर्क्स, बट बहुत ज़्यादा ये यूज़ हम लोग नहीं एज ए डॉक्टर करते नहीं है। जी। इसका रोल है किसी किसी चीज़ में, अच्छा। फ्यू ऑफ द पेशेंट गेट्स बेनिफिटेड। जी ओके। सर माइग्रेन अटैक बोल के कुछ है शायद, अगर वो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दें कि माइग्रेन अटैक क्या है, क्योंकि आजकल दवाइयों पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने लगी है लोगों की। हम सब कुछ भी थोड़ा बहुत पेन होता है, सर दर्द होता है, हम ओवर द काउंटर कुछ मेडिसिन ले लेते हैं, शायद प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हम वही मेडिसिन लेते जा रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करवाते हैं।
फिर माइग्रेन अटैक या ऐसा कुछ होता है, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? ये माइग्रेन अटैक जो हुआ है, जिससे ये वर्ड कहाँ से आया है, माइग्रेन अटैक वर्ड आया है जिससे हार्ट अटैक होता है, जी जी। ब्रेन अटैक होता है, तो माइग्रेन अटैक होता है। तो वही जब आपका जो सीवियरिटी है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। ओके। अटैक का मतलब ये होता है इट्स मच मोर देन कॉमन थिंग। तो जब बहुत सीवियर हेडेक होता है, और माइग्रेन का हेडेक बहुत सीवियर माना जाता है। लोगों का ये एक मिथ होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर का हेडेक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। इट्स नॉट दैट वे। ब्रेन ट्यूमर का हेडेक बहुत सीवियर नहीं होता, माइग्रेन का हेडेक बहुत तेज होता है। तो बट गुड थिंग इज दैट इट इज़ बिनाइन। जी बहुत जी तेज होता है लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। जी तो जब बहुत इतना ज़्यादा तेज हो जाता है, बहुत बच्चे तो बेहोश हो जाते हैं। जी। हाँ जी। माइग्रेन के कारण बहुत बच्चे बेहोश हो जाते हैं। दे कांट टॉलरेट द सीवियरिटी ऑफ द पेन। तो उसको माइग्रेन अटैक बोलते हैं, और लोग बेहोश भी हो जाते हैं कभी कभी। एडल्ट्स में अच्छा। कम होता है, बट यंग बच्चों में ज्यादा बच्चों में ज़्यादा होता है। अगला सवाल सर आपसे ये है कि आजकल काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर, ये सब भी बहुत फेमस हो गया है, बहुत लोग अवेल भी करते हैं। तो माइग्रेन में एक्यूपंक्चर, काइरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट, ये सब हेल्पफुल है या फिर हमें इसका हेल्प नहीं लेना चाहिए? नहीं, दीज आर द मॉडलिटीज। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन कह सकते हैं। जी जी। ये दिस इज कॉल्ड, दिस कम्स अंडर ए ब्रॉड हेडिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि चूंकि माइग्रेन का फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है, जी हाँ। तो बहुत सारे तरह के एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बताया, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्सिस, ये सब टेम्पररी रिलीफ देते हैं। जी और ये है क्योंकि एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि माइग्रेन में जो आप पिक्चर दिख रहे हो, जी यहाँ पे क्या होता है कि एक ये टेम्पोरालिस मसल्स होती है जो बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं। जी जी। माइग्रेन के पेशेंट में जब हम एग्जामिन करते हैं तो इस पोर्शन को जब दबाते हैं टेम्पोरालिस मसल्स को, तो बहुत टेंडर होता है। जी हाँ। तो जब हम उसमें प्रेशर डालते हैं, यहाँ पे अभ्यंगम कहते हैं या निडल चुभोते हैं जी एक्यूपंक्चर में, जी। तो उस समय क्या होता है कि टेम्पररी ये मसल रिलैक्स हो जाती है और आपको आराम हो जाता है। जी सेम कायरोप्रैक्सिस में जब आप जर्क देते हो नेक में, क्योंकि नेक पेन भी बहुत कॉमन होता है माइग्रेन में, जी हाँ। तो जब आप जर्क देते हो या प्रेस करते हो, तो उससे भी ये मसल्स जो है आपके करेक्टर स्पाइनी मसल्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो फाइनली दीज मनूवर्स जी रिलैक्सेज योर मसल्स जी। विच गिव्स यू टेम्पररी रिलीफ। बट ये सारी माइग्रेन ट्रीटमेंट का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। मतलब ये सारे नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट? नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट है और टेम्पररी है। आपको एक एपिसोड को आप दबा देते हैं वो। जी जी। सिंपल आप हेड मसाज भी करवा लेते हो जाके सैलून में, तो उससे भी फायदा हो जाता है। जी हाँ। तो दीज आर द टेम्पररी मेजर्स। ओके। सोचिए किसी को बहुत टाइम से माइग्रेन है, बहुत समय से वो माइग्रेन से सफर कर रहे हैं, तो उनको एक स्वाभाविक लाइफ लीड करने में हेल्प करेगा ऐसा कोई लाइफस्टाइल अगर आप बता सकते हैं तो व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आजकल आप जैसे बोल रहे हैं मैक्सिमम पीपल आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। ऐसे जनरल कुछ टिप्स, लाइफस्टाइल टिप्स जो हेल्प करे देखो, सबको। ये आपको सबसे फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका डिजीज क्या है। आपका ये डिजीज माइग्रेन है या समथिंग एल्स है। जी आप डॉक्टर के पास गए, आपके सारे टेस्ट हो गए, एंड नाउ डॉक्टर हैज ब्रांड दिस डायग्नोस्ड इट कि इट्स माइग्रेन। जी हाँ। अब आप सेफ हो गए कि ये लंबा चलना है। अब हमें अपने लाइफस्टाइल को भी करना है, मेडिसिन कम लेने हैं। जी ये आपको बिल्कुल। श्योर हो गया है कि अब हर बार डॉक्टर के पास जाएंगे, 2-3 मेडिसिन होगा, जी उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आपको बिना मेडिसिन के नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। तो राइट। उसमें सबसे पहले कि आपको अपना जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें ऐसे सबसे पहले तो आपको ट्रिगर फैक्टर हटाना है। जो भी आपने ट्रिगर फैक्टर आपके हैं, हर सबका अपना अपना ट्रिगर फैक्टर अलग होता है। समवन इज वेरी प्रोन फॉर द लाइट्स, समवन इज वेरी प्रोन फॉर द साउंड्स, तो आपको वो चीज़ हटाना होगा। जी फूड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, किसी किसी को चॉकलेट से माइग्रेन प्रेसिपिटेट होता है, किसी जी। किसी को स्पेसिफिक फिश से होता है। हम्म। कॉफ़ी जो है, किसी किसी के लिए कॉफ़ी उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। यदि आप कॉफ़ी पी लेते हो तो जो माइग्रेनियर्स होते हैं उसका ठीक हो जाता है। जी किसी किसी का क्या होता है कि कॉफ़ी से प्रेसिपिटेट हो जाता है, ट्रिगर होता जो है। जी जो कस्टम नहीं है। जी। आपने ब्लैक कॉफ़ी, ज़्यादा कॉफ़ी डाल दिया, तो तो आपको वो ट्रिगर फैक्टर जो है सबसे पहले तो वो रखनी पड़ती है कि, जी और आपको ये आइडेंटिफाई भी करना बहुत मुश्किल होता है कि आपके ट्रिगर फैक्टर हैं क्या। जी हाँ। आप बहुत लंबे समय तक आप ये चीज़ से प्रेसिपिटेट होता है तो आप जान गए कि ट्रिगर फैक्टर आपका पहला ही साल है माइग्रेन का, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके हो सकता है आज ट्रिगर फैक्टर ये हैं, कल कल कुछ महीने और। के बाद कुछ और हो जाएगा। तो वी मेंटेन ए डायरी, माइग्रेन डायरी कहते हैं, अच्छा कि हर एपिसोड्स को आपको नोट करना है अच्छा। कि इस एपिसोड में आपका ट्रिगर फैक्टर क्या था, जी इस एपिसोड में ट्रिगर फैक्टर क्या था। जी
तो तब आपको एक बार आप मैपिंग कर लेते हो कि आपके ये सब चीज़ें फूड में ये इससे आपको ट्रिगर होती है, आपको बाहर घूमने से इस चीज़ में ट्रिगर होती है, जी आपको साइकिक ये इसमें ये ट्रिगर होती है, डिप्रेशन से होती है, रोने से होता है आपका, तो ये सारा कुछ करके आप उसको अवॉइड कर सकते हो। जी हाँ फिर आपके डेली लाइफस्टाइल में आप योगा को ऐड करो। योगा इज द, यू कैन से इट्स द ओनली फुल प्रूफ मेथड ऑफ अवॉइडिंग द माइग्रेन। ओके ओके तो आप अपने लाइफस्टाइल में योगा जरूर रखो। जी भ्रामरी मैंने बोला है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बोला, यदि आपको जी साइनस का प्रॉब्लम है, इफ़ यू डू अनुलोम विलोम जो होता है, जी ब्रीदिंग एक्सेसिव ब्रीदिंग लेना है, जी फिर एक्सहेल करना है, जी उससे आपके साइनस क्लियर होंगे तो आपका जी माइग्रेन ठीक होगा। जी स्टीम इनहेलेशन हेल्प्स ए लॉट। अच्छा यदि ओके आप स्टीम ओके लेते हो तो आपके साइनस ओपन हो जाते हैं, जी क्योंकि एज सच माइग्रेन के पेशेंट्स में साइनोसाइटिस बहुत कॉमन होता है। अच्छा तो यदि आप स्टीम लेते हो तो आपका सारे साइनस खुल जाते हैं। जी हाँ तो स्टीम लो आप, योगा करवाओ और भ्रामरी करो। भ्रामरी जी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल यदि आपको स्लीप नहीं आ रही है अच्छे से तो यू कैन टेक सम एंटी दिस जो स्लीप मेडिकेशंस हैं वो आप ले सकते हो, लो डोज में ले सकते हो। जी एल्दो वी डोंट गिव इट फॉर द लॉन्गर टाइम, जी लेकिन आपको कुछ समय के लिए स्लीप की मेडिसिन लेनी होगी। जी और एंग्जाइटी दूर रखो, मन खुश रखो। बहुत ही इंसाइटफुल सेशन था सर। ये तो था हमारा सवाल जवाब का सेशन। हमारा एक अगला सेशन है जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इट्स अ रैपिड फायर राउंड। मैं आपको, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको 2 वर्ड्स बताऊंगी। आपके मन में जो भी आता है उसको सुन के उन दोनों के बीच में जो भी रिलेशन आपको समझ में आता है, चाहे वो एडवांटेज की तरफ हो डिसएडवांटेज की तरफ हो, आप हमारे दर्शकों को वही बताइए। तो हम हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं। हमारा जो पहला रैपिड फायर क्वेश्चन है वो है एक्सर्शन एंड माइग्रेन, दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? एक्सर्शन और माइग्रेन। एक्सर्शन प्रेसिपिटेट्स माइग्रेन। ओके ओके। नेक्स्ट इज पीरियड्स इन माइग्रेन। Yes, there are a few patients in which the period precipitates the migraine, that is called catamenial migraine. ओके So ओके there is a link because it's due to these hormones. ग्रेट ओके। नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड माइग्रेन। Yes, somewhere it is linked because obesity causes decreased sleep, and decreased sleep leads to migraine. Thank you so much for today's session, Dr. Sudhir Kumar. It was lovely having you here. इसी के साथ आज का हमारा माइग्रेन का सेशन हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। प्लीज सब्सक्राइब टू द हेल्थ एंड हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। प्लीज डाउनलोड द सस्ता सुंदर ऐप। वहाँ पे आपको 100% जेन्युइन मेडिसिन मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद ऑल योर लव्ड वंस। थैंक यू सो मच।